हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल नया है तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरे वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको आसानी से समझने के लिए आपको थोड़ा सा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में जानना होगा। तो एग एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब ये सिंगल सेल जो स्ट्रक्चर है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन में डेवलप होने लगता है। धीरे धीरे जाइगोट नीचे आने लगता है, इसमें क्लेवेज होने लगता है यानी कि सेल डिवीज़न होने लगता है और फिर मारुला बनता है। उसके बाद से इम्प्लांटेशन जब होता है, मतलब यूट्रस तक जब पहुंचता है, यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इम्प्लांटेशन के समय ब्लास्टोसिस्ट आपको कुछ ऐसा दिखता है। ब्लास्टोसिस्ट, इसमें दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, एक इनर सेल मास होता है और दूसरा ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, और बाहर की ये जो लेयर है इसे ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट जो है वो दो लेयर में इंडिफ्रेंशिएट हो जाता है, हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट, यानी कि जब इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो ये दो सेल में दो लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बाई लैमिनर डिस्क बोलते हैं। ये एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसे बाई लैमिनर डिस्क बोलते हैं। इस बाई लैमिनर डिस्क में धीरे धीरे गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है और यह ट्राई लैमिनर जर्म लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ट्राई लैमिनर जर्म लेयर है एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म। यह ग्रेजुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, मतलब बाई जर्म लेयर से ये ट्राई लैमिनर जर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इसको अगर मैं अभी बताऊंगी तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा और हम लोग अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक अलग से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ग्रेजुलेशन पे, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है मेन है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट को पढ़ना है, तो उसको जानते हैं। तो मेन का जो पूरा शरीर है इन्हीं तीन जो जर्म लेयर हैं इन्हीं से मिलके बना होता है। अलग अलग जर्म लेयर शरीर के अलग अलग हिस्सों को बनाती हैं और ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप, एंडोडर्म जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, पैनक्रियाज, लंग, मेसोडर्म सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग, स्केलेटन, मस्कुलर सिस्टम, एक्टोडर्म जो है हेयर, नेल्स, स्किन, नर्वस सिस्टम को डेवलप करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से डेवलप होता है। जैसे जैसे समय बीतता है एम्ब्रियो की फोल्डिंग होने लगती है। ये एम्ब्रियो की फोल्डिंग होने लगी है और 6 वीक्स पे एम्ब्रियो कुछ इस तरह से दिखता है। ये सैजिटल व्यू है एम्ब्रियो का, ये कुछ इस तरह से दिखता है। एम्ब्रियो का जो पोस्टीरियर पार्ट है इसमें यूरोजेनाइटल रीच डेवलप होता है और ये इसका बेबी का गट है, ये योगसैक है। पोस्टीरियर पार्ट में ये जो यूरोजेनाइटल रिज बनता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स कि ये देखिए यूरोजेनाइटल रिज जो है गोनाड्स का डेवलपमेंट करता है, टेस्टिस और ओवरी का। डक्टल सिस्टम मेसोनेफ्रेट डक्ट या फिर उल्फियन डक्ट, पैरा मेसोनेफ्रेट डक्ट या मुलेनियन डक्ट का डेवलपमेंट करता है ये। और जर्म सेल्स का डेवलपमेंट भी यूरोजेनाइटल रिज से होता है, स्पर्म और ओसाइट्स जो बनते हैं वो भी। अब ये जो आपका गट ट्यूब है, गट ट्यूब के बॉटम पार्ट पे ये लास्ट में ये क्लोएका होता है। क्लोएका से एनल कैनाल और यूरोजेनाइटल साइनस यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इन शॉर्ट आप जान लीजिए कि किसका डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि ये जो प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स होते हैं ये शुरू से जेनाइटल रीज में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये आपकी योग सैक में प्रेजेंट होते हैं। ये योग सैक में प्रेजेंट होते हैं और 5th वीक पे जब एम्ब्रियो का 5th वीक चल रहा होता है उस समय ये प्राइमरी जर्म सेल्स डॉर्सल मेजेंट्री से होते हुए जेनाइटल रीज तक माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो मेल में ये स्पर्म और फीमेल के केस में oocyte जो है वो 5th वीक में जेनाइटल रीज तक पहुंचता है, उससे पहले ये यूक सैक में प्रेजेंट होते हैं। तो अब आगे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के डेवलपमेंट को
देखते हैं। क्लोएका से एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ से क्लोएका को हम लोग उठाते हैं और इसको अलग से देखते हैं। ये क्लोएका है। क्लोएका जो है वो क्लोएकल मेम्ब्रेन से कवर होती है। ये क्लोएका हो गया, ये क्लोएकल मेम्ब्रेन से कवर होती है। 7 वीक्स के अराउंड जब एम्ब्रियो का 7 वीक्स चल रहा होता है तो इस क्लोएका में एक सेप्टम, जिसे यूरोरेक्टल सेप्टम बोलते हैं, वो अपीयर होता है। तो ये सेप्टम अपीयर होता है और ये जो क्लोएका को 2 भाग में डिवाइड कर देता है, 2 ट्यूब बना देता है। जो इंटीरियर होता है इसे प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस बोलते हैं और पोस्टीरियर पार्ट को प्रिमिटिव रेक्टम बोलते हैं। क्लोएका जब डिवाइड होता है तो क्लोएका के साथ क्लोएकल मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो जाती है। मेम्ब्रेन भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला बन जाता है एनल मेम्ब्रेन और दूसरा बन जाता है यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन। ये इंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। तो इंटीरियर प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस और ये प्रिमिटिव रेक्टम। ठीक है, तो प्रिमिटिव रेक्टम से रेक्टम का डेवलपमेंट होता है और प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस से यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और पार्ट ऑफ वेजाइना, कुछ पार्ट वेजाइना के बनते हैं। अब मेम्ब्रेन की बारी है, तो मेम्ब्रेन भी, एक क्लोएकल मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो गया। तो ये जो इंटीरियर मेम्ब्रेन है, ये नाम से ही जैसे यूरोजेनाइटल साइनस है तो ये यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन और ये हो जाएगा एनल मेम्ब्रेन। तो एनल मेम्ब्रेन के पीछे रेक्टम का डेवलपमेंट हो रहा है और यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन के पीछे यूरोजेनाइटल साइनस यानी कि आपके यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजाइना का डेवलपमेंट होता है। अब ये जो यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ टिश्यू की स्वेलिंग अपीयर होने लगती है जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को डेवलप करती है। तो अर्ली फेज में ये इनडिफरेंशिएट स्टेज में होता है, मतलब अभी तक ये डिसाइड नहीं होता है कि मेल ऑर्गन डेवलप होगा या फिर फीमेल ऑर्गन डेवलप होगा। तो इसको हम लोग यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन को यहाँ उठा के ले आते हैं और डेवलपमेंट को देखते हैं। तो ये हमारा यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन हो गया। यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर जो स्वेलिंग अपीयर होती है उसे यूरोजेनाइटल फोल्ड या फिर यूरेथ्रल फोल्ड बोलते हैं। ये आपका एनल मेम्ब्रेन है। इस तरह से स्वेलिंग अपीयर होती है और इसे क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल फोल्ड या फिर यूरोजेनाइटल फोल्ड बोलते हैं। यूरेथ्रल और यूरोजेनाइटल फोल्ड, इन ये जो फोल्ड है इसके लैटरली दोनों तरफ स्वेलिंग अपीयर होती है जिसे जेनाइटल स्वेलिंग बोलते हैं। तो इसके लैटरली दोनों तरफ अगेन एक स्वेलिंग अपीयर होती है। इसे जेनाइटल स्वेलिंग। तो ये भी जेनाइटल स्वेलिंग है, ये भी जेनाइटल स्वेलिंग। अभी तक देखिए ये इनडिफरेंशिएट स्टेज में है, मतलब अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि मेल ऑर्गन डेवलप होगा या फिर फीमेल ऑर्गन डेवलप होगा। तो अगर फीमेल के केस में देखें तो यह स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। जेनाइटल ट्यूबरकल गिव्स राइज टू क्लाइटोरिस एंड वेस्टिबुलर बल्ब, यूरेथ्रल फोल्ड गिव्स राइज टू लेविया माइनोरा एंड जेनाइटल स्वेलिंग गिव्स राइज टू लेविया माइनोरा। तो ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल में देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं तो लगभग सेम होता है। वहीं दूसरी तरफ मेल के केस में
एंड्रोजन हार्मोन के प्रेजेंट में जो जेनिटल ट्यूबरकल है वो एलांगेट होने लगता है और ग्लैंस पेनिस का डेवलपमेंट होता है। जब जेनिटल ट्यूबरकल एलांगेट होने लगता है तो अपने साथ यूरेथ्रल फोल्ड को और जेनिटल स्वेलिंग को भी अपने साथ ऊपर पुल करता है और यूरेथ्रल फोल्ड जो है वो मिड लाइन में आके फ्यूज़ हो जाती है और पेनाइल यूरेथ्रा का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। और जो जेनिटल स्वेलिंग है वो स्क्रोटम का फॉर्मेशन करती है। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या हुए? होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जब भी किसी पार्ट का स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिन सेम होता है तो उसे होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या क्या हुए? जेनिटल ट्यूबरकल से फीमेल में क्लाइटोरिस का डेवलपमेंट हो रहा है, वहीं मेल में ग्लैंस पेनिस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्लाइटोरिस और ग्लैंस पेनिस होमोलॉगस स्ट्रक्चर हुए। यूरेथ्रल फोल्ड से फीमेल में लेविया माइनोरा बन रहा है और मेल में पेनाइल यूरेथ्रा बन रहा है। जेनिटल स्वेलिंग से फीमेल में लेविया मेजोरा बन रहा है और मेल में स्क्रोटम हो रहा है। ये जो है क्या है? होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन के डेवलपमेंट के बारे में हमने जान लिया कि कैसे डेवलप होता है। इंटरनल जेनिटल आर्गन के डेवलपमेंट में हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, डेवलपमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजाइना। तो इंटरनल जेनिटल आर्गन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये हमारा यूट्रस है, ये ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और ये है वेजाइना। यूट्रस के कार्नुआ पर यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब ये इससे लगा हुआ होता है, राउंड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट। ओवरी जो है ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू, ओवेरियन लिगामेंट से यूट्रस से हैंग करती है। और एक अब ये राउंड लिगामेंट कहाँ से आया आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं राउंड लिगामेंट के बारे में। एक पेरिटोनियम की सीट जो है पूरे यूट्रस को, सर्विक्स को कवर करती है और लैटरली पेल्विक वॉल तक पूरा एक्सटेंड करती है, जिसे ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। शुरू में हमने जाना था कि यूरोजेनिटल रिज से मेजोनेफ्रेट डक्ट और पैरानिमोइजोनेफ्रेट डक्ट का डेवलपमेंट होता है और गोनाड का डेवलपमेंट होता है। तो बाहर से अंदर की तरफ अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमें दिखेगा। ये जो रिज लाइक स्ट्रक्चर है ये गोनाड्स हैं और अभी तक ये 7 वीक्स तक ये इनडिफरेंशिएट स्टेज में होते हैं। मतलब कि अभी ये डिसाइड नहीं होता है कि ये मेल ऑर्गन में डेवलप होगा या फिर फीमेल ऑर्गन में डेवलप होगा। तो ये यूरोजेनिटल साइनस है, ये आपका हो गया पैरानिमोइजोनेफ्रेट डक्ट यानी कि मुलेरियन डक्ट, एंड ये है मेजोनेफ्रेट डक्ट, वुल्फियन डक्ट। मेजोनेफ्रेट डक्ट से मेल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और पैरानिमोइजोनेफ्रेट डक्ट से फीमेल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। एक साइड स्ट्रक्चर दोनों डक्ट के साथ डेवलप होती है, ये जो है साइड स्ट्रक्चर, इसे गुबर्नाकुलम बोलते हैं। यह लेबिया माइजोरा से लेकर गोनाड्स तक एक्सटेंड करती है। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये गुबर्नाकुलम को आप लोग याद रखिएगा। अब मेल पार्ट डेवलप करना है या फीमेल पार्ट डेवलप होगा, मतलब ये कैसे डिसाइड होता है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन कैसे होता है? गोनाड्स में अगर मेल होगा तो XX जीन प्रेजेंट होगा, अगर मेल होगा तो XY जीन प्रेजेंट होगा। तो पहले मेल को देखते हैं। तो Y जीन अगर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे अगर कहीं पे Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है किसी में, तो वहाँ पे SRY जीन प्रेजेंट होता है। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y जीन बोलते हैं इसको। तो SRY जीन प्रेजेंट होता है, वहाँ पे टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो उससे टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर से प्रीमोर्डियल जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और टेस्टिस बनेगा। टेस्टिस में लेडिंग सेल और सर्टोली सेल प्रेजेंट होते हैं। लेडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, उससे वोल्फियन डक्ट को डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। इससे क्या होगा कि जो वोल्फियन डक्ट है वो अच्छे से डेवलप होगा और उससे मेल जेनिटल ऑर्गन जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन होगा। दूसरा सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल से मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। मुलेरियन डक्ट जो है वो फीमेल ऑर्गन को डेवलप करता है, तो उसको इनहिबिट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर है, तो वो मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को कम कर देगा, जिससे वहाँ पे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना का डेवलपमेंट नहीं होगा। रेमनेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट क्या प्रेजेंट होता है मेल में? अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस और प्रोस्टेटिक यूट्रिकल।
ठीक है। फीमेल के केस में क्या होता है, वहाँ पे कोई वाई क्रोमोसोम नहीं है तो SRY जीन नहीं प्रेजेंट होगा, कोई भी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं प्रेजेंट होगा। जब टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है तो ओवरीज का फॉर्मेशन होगा, ओसाइट्स बनेंगे। नो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, कोई भी मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी जो वुल्फियन डक्ट है उसका रिग्रेशन हो जाएगा और मुलेनियन डक्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ कोई है नहीं जो उसको इनहिबिट कर रहा है। तो फिर जेनाइटेलिया का डेवलपमेंट होगा, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और अपर 2/3 ऑफ वेजाना का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है मुलेनियन डक्ट से। अब यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए, लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना यहाँ पे नहीं है, तो लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना जो है वो यूरोजेनाइटल साइनस से डेवलप होता है, इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। रेमनेंट ऑफ ओवुलेरियन डक्ट क्या प्रेजेंट होता है फीमेल में, पैराओफोरॉन, इवोफोरॉन एंड गार्टनस डक्ट, ये जो हैं तीनों वुल्फियन डक्ट के रेमनेंट्स होते हैं जो फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो गोनैड्स हैं यानी कि ओवरी और टेस्टिस का जो फॉर्मेशन होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, लेकिन ये यहाँ तो रहता नहीं है, ये नीचे भी आएगा। तो ये कैसे नीचे आता है ये आगे जानेंगे। अब रिप्रोडक्टिव में हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है ये डिसॉल्व हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ इसके रेमनेंट्स बचेंगे। पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट यानी कि मुलेरियन डक्ट बचता है। मुलेरियन डक्ट जो है वो अराउंड 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन क्या होता है कि फ्यूज़ होने लगता है और एक यूट्राइन सेप्टम जो है ये बीच में डेवलप होता है। अब ये जो फ्यूज़न है सेंटर से स्टार्ट होता है, यहाँ सेंटर से फ्यूज़न स्टार्ट होता है और ऊपर और नीचे की तरफ जाता है। तो ये जो है सेंटर से स्टार्ट हुआ और ऊपर से नीचे तक ये जाता है और ये बीच में एक सेप्टम डेवलप हो जाता है। अब इस फ्यूज्ड मुलेरियन डक्ट का जो नीचे का हिस्सा है जो यूरोजेनाइटल साइनस के पास ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ पे वो प्रोलिफरेट करता है और साइनोवेजाइनल बल्ब का फॉर्मेशन करता है, इसका प्रोलिफरेशन होने लगता है और यहाँ पे साइनोवेजाइनल बल्ब बनता है। तो ये हमारा बन गया साइनोवेजाइनल बल्ब। और बाद में ये जो साइनोवेजाइनल बल्ब है ये सॉलिड वेजाइनल प्लेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो फ्यूज्ड पार्ट है ये यूट्रस, सर्विक्स और अपर 2/3 ऑफ वेजाइना का फॉर्मेशन करती है। ये जो फ्यूज्ड पार्ट है ये क्या बनाएगी, आपका यूट्रस बनाएगी, सर्विक्स बनाएगी और अपर 2/3 वेजाइना का फॉर्मेशन करती है। और ये जो अनफ्यूज्ड पार्ट है ये वाला अनफ्यूज्ड पार्ट क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये मुलेरियन डक्ट नीचे की तरफ ज्वाइन होती है तो उसी समय अपने साथ सिलोमिक एपिथेलियम की डबल लेयर मेम्ब्रेन को भी अपने साथ लेकर आती है जो ब्रॉड लिगामेंट में डेवलप हो जाते हैं। अब ये सेप्टम का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन यूट्राइन कैविटी कैसे, यूट्राइन कैविटी पूरी अच्छी तरह से रहेगी नहीं अगर ये सेप्टम रहेगा। यूट्राइन कैविटी के बनने के लिए इस सेप्टम का डिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सेप्टम का जो डिजॉल्व होने का डायरेक्शन होता है वो कॉर्डल टू क्रैनियल होता है, यानी कि जो सेप्टम डिजॉल्व होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। पहले नीचे से डिजॉल्व होना शुरू होता है और ऊपर की तरफ होता है। जब ये सेप्टम पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है तो यूट्राइन ल्यूमेन फॉर्मेशन होता है। तो फीटस के 3rd मंथ के एंड पे हमें ल्यूमेन ऑफ यूट्रस मिल जाता है, साइनोवेजाइनल बल्ब मिलता है। यूट्राइन कैविटी जो है 20 वीक्स पे पूरी तरह से बन जाती है। अब मान लीजिए सेप्टम बन गया, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हुआ, कैविटी नहीं बन पाई, या फिर अगर मुलेरियन डक्ट जो है वो फ्यूज़ ही नहीं हुआ, तब क्या होगा। तो अगर मान लीजिए मुलेरियन डक्ट फ्यूज़ नहीं होगा तो 2 मुलेरियन डक्ट हैं, अलग अलग वो डेवलप होंगे, 2 यूट्रस बनेगा, 2 सर्विक्स बनेगा। तो ऐसे में डाइडेल्फस यूट्रस बनता है। अगर फ्यूज़न स्टार्ट हो गया, मान लीजिए फ्यूज़न स्टार्ट हुआ, इनकम्प्लीट रह गया, अपर पार्ट फ्यूज़ नहीं हुआ, तो 2 सेपरेट यूट्राइन कैविटी बनेगी, सिंगल सर्विक्स बनेगा, बाइकार्नियट यूट्रस बनेगा। मुलेरियन डक्ट का एक साइड डेवलप हो रहा है, दूसरा साइड डेवलप नहीं होगा, तो ऐसे में यूनिकार्नियट यूट्रस बनेगा। और सेप्टम अगर बन गया, वो डिज़ोल्व ही नहीं हो रहा है या फिर आधा अधूरा डिज़ोल्व हो रहा है, तो फिर सेप्टेड यूट्रस बनता है। अगर मुलेरियन डक्ट डेवलप ही ना हो तो फिर ऐसे में मुलेरियन एजेनेसिस होता है।
तो सर्विक्स का डेवलपमेंट हो गया, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब के डेवलपमेंट के बारे में हमने जान लिया। अब जानते हैं वेजाइना के डेवलपमेंट के बारे में। तो वेजाइना का जो डेवलपमेंट होता है वो दो सोर्स से होता है। पहला लोअर पार्ट ऑफ फ्यूज्ड मुलेरियन डक्ट, जिससे अपर 2/3 ऑफ वेजाइना बनता है और ये मेजोडर्मल इन ओरिजिन है। और दूसरा यूरोजेनाइटल साइनस, जिससे लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना बनता है और ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। टू सोर्सेज हैं। वेजाइना भले ही दो सोर्स से डेवलप हो रहा है, लेकिन जो इंटायर वेजाइना की एपिथेलियम कवरिंग होती है वो यूरोजेनेटल साइनस से ही डेवलप होती है। तो ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ये साइनोवेजाइनल बल्ब जहाँ पर साइनोवेजाइनल साइनस से मिलते हैं, ये साइनोवेजाइनल साइनस है। तो ये साइनोवेजाइनल बल्ब जहाँ पे साइनोवेजाइनल साइनस से मिलते हैं, वहाँ पे एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसे हाइमेन मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जब मुलेरियन डक्ट का फ्यूज पार्ट साइनोवेजाइनल बल्ब से फ्यूज नहीं हो पाता है तो फिर ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम डेवलप हो जाता है। यहाँ पे फ्यूज़न नहीं होगा तो यहाँ पे एक सेप्टम डेवलप हो जाता है, जो ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम डेवलप हो जाता है। शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब मेनार्के स्टार्ट होता है तो फिर क्रिप्टोमेनोरिया की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। क्रिप्टोमेनोरिया मीन्स कि जो गर्ल है उसके पीरियड तो आते हैं, लेकिन यहाँ पे सेप्टम है तो वो वेजाइना से बाहर नहीं आ पाते हैं, यहाँ पे कलेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है आउटफ्लो का, तो कलेक्ट होने लगते हैं। इस कंडीशन को क्रिप्टोमेनोरिया बोलते हैं। तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो गए, हमारे गोनाड्स अभी ऊपर ही हैं, तो इन्हें नीचे लेके आना है। तो यहाँ पे रोल आता है हमारे गुबर्निकुलम का। मैंने बोला था ना कि पीछे इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों डग के साथ ये जो साइड स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था गुबर्निकुलम, यह लेबिया मेजोरा या फिर मेल के केस में कहें तो स्क्रोटम से गोनाड्स तक एक्सटेंड करता है। फीमेल के केस में देखें तो ये लेबिया मेजोरा से लेके गोनाड्स तक यहाँ तक एक्सटेंड करता है। मेल के केस में ये स्क्रोटम से लेके और गोनाड्स तक एक्सटेंड करता है। तो मेल और फीमेल दोनों के केस में ये गोनाड्स को गाइड करता है और पेल्विक ऑर्गन में नीचे लेकर आता है। मेल के केस में तो टेस्टिस जो है वो पेल्विक कैविटी में स्क्रोटम तक चली जाती है, लेकिन फीमेल के केस में क्या होता है कि जो ओवरी है हमें यूट्रस तक ही रखना होता है, लेविया मेजोरा तक तो लाना नहीं होता है। तो डक्टल सिस्टम के थ्रू ये पेल्विक कैविटी तक आती है, रास्ते में ही इसे यूट्रस मिल जाता है तो यूट्रस तक चली जाती है। अब जो रेमनेंट्स बचता है गुबर्निकुलम का वह पार्ट है वो यूट्रस से लेविया मेजोरा तक जाता है और वो राउंड लिगामेंट बन जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इजीली समझ गए होंगे कि जो आर्गन डेवलपमेंट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।